नमस्कार साथियों, मैं राहुल छिपा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल राहुल छिपा में। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे रीट के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित मनोविज्ञान का मॉडल पेपर। जी हाँ साथियों, एकदम नवीन जो पाठ्यक्रम है उस पर आधारित मनोविज्ञान का मॉडल पेपर है, जो हमारे दोनों लेवल L1 मेरे मित्रों और L2 वाले जो मेरे मित्र हैं, मेरे साथी हैं, उन सभी के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है मेरे मित्रों। पूरे में से पूरे अंक लाने का हमारा ये प्रयास रहेगा मेरे मित्रों। तो चलिए जल्दी से प्रारंभ करते हैं। एक ही लक्ष्य, एक ही ध्येय लेकर के हमारी तैयारी सब पर भारी होगी मेरे मित्रों। इसी को लेते हुए प्रारंभ करते हैं आज का मनोविज्ञान का मॉडल पेपर। चलिए मित्रों, पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, आइए इसको देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि किसी मानसिक गतिविधि के माध्यम से उपलब्ध जानकारी को निष्कर्ष में स्थानांतरित किया जाता है, वह क्या कहलाती है। किसी मानसिक गतिविधि के माध्यम से उपलब्ध जानकारी को निष्कर्ष में स्थानांतरित किया जाता है, वह क्या है मेरे मित्रों। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए चिंतन, ऑप्शन बी समस्या समाधान, ऑप्शन सी तर्क, या ऑप्शन डी प्रेरणा। क्या होगी मेरे मित्रों प्रश्न संख्या 1 का सही आंसर। तो देखिएगा मित्रों, किसी मानसिक गतिविधि के माध्यम से कोई भी मेंटल जो गतिविधि है, मानसिक जो गतिविधि है, उसके माध्यम से उपलब्ध जानकारी को जब हम निष्कर्ष में स्थानांतरित कर देते हैं तो उसे तर्क कहा जाता है मेरे मित्रों। यानी ऑप्शन सी प्रश्न संख्या 1 का सही आंसर होगा। आप इसे ध्यान रखिएगा। चले मित्रों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यानी जो हमारी चिंतन शक्ति है उसके विकास के लिए जो प्रक्रिया होती है उसके अंतर्गत इनमें से कौन सा, चारों में से कौन सा कथन गलत होगा, आइए देख लेते हैं। ऑप्शन ए ज्ञान व अनुभव की यथेष्टता, ऑप्शन बी यथेष्ट अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी यथेष्ट स्वतंत्रता और लचीलापन, या ऑप्शन डी कम बुद्धि और ज्ञान। इन चारों में से कौन सा होगा मेरे मित्रों चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी कम बुद्धि और ज्ञान। इसके लिए गलत कथन है, बाकी तीनों कथन इसके लिए सही हैं। चलिए मेरे साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 हमारा क्या कह रहा है कि भारत में सृजनात्मक परीक्षण की रचना किसने की। यानी भारत में सृजनात्मक जो परीक्षण प्रारंभ हुए मेरे मित्रों, उनकी रचना किसने की थी। आइए ऑप्शन देख लेते। ऑप्शन ए जलोटा ने, ऑप्शन बी बाकर मेहंदी ने, ऑप्शन सी मेहता ने, या ऑप्शन डी भाटिया ने। किसने सृजनात्मक परीक्षण की रचना प्रारंभ की थी मेरे मित्रों। तो देखिएगा इस प्रश्न का प्रश्न संख्या 3 भारत में सृजनात्मक परीक्षण की रचना प्रारंभ की थी, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बाकर मेहंदी ने भारत में सृजनात्मक परीक्षण की स्थापना की रचना प्रारंभ की थी मेरे मित्रों। मैंने यहाँ पर स्टार लगा दिया है, आप इस प्रश्न का ध्यान रखेंगे। चलिए मित्रों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 हमारा क्या कह रहा है कि ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य संपूर्णता में प्राप्त किया जा सकते हैं। कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं, आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए अनुदेशन तकनीक के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, ऑप्शन बी व्यवहार तकनीक के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, ऑप्शन सी शिक्षण तकनीक के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, या ऑप्शन डी अभिक्रमित अनुदेशन तकनीक के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तीनों प्रकार के जो उद्देश्य है वो संपूर्णता से किस प्रकार प्राप्त किए जा सकते हैं। जल्दी से सोचिए मेरे मित्रों, प्रश्न संख्या 4 का क्या आंसर होगा। तो देखिएगा मेरे मित्रों, प्रश्न संख्या 4 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी शिक्षण तकनीक के द्वारा हम ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य की संपूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा प्रश्न है मेरे मित्रों, ये डबल स्टार मैं इस पर लगा देता हूँ, आप इस प्रश्न का अवश्य ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं मेरे मित्रों। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार, यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार आगे क्या पूछ रहा है मेरे मित्रों। अधिगम अपने स्वभाव में खालिस्तान और खालिस्तान है। क्या है अधिगम अपने स्वभाव के अंतर्गत, आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सक्रिय और सरल है, ऑप्शन बी सक्रिय और सामाजिक है,
ऑप्शन सी निष्क्रिय और सरल है, या ऑप्शन डी निष्क्रिय और सामाजिक है। यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में क्या है मेरे मित्रों, जल्दी से सोचिए। तो देखिएगा मित्रों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एनसीएफ अपने स्वभाव में सक्रिय और सरल है। ये हमें ध्यान रखना है। एनसीएफ 2005 से प्रश्न जरूर बनेगा मित्रों, इसका ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है मेरे मित्रों, विद्यार्थियों की रुचि और ध्यान आकर्षित करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका है, यानी सबसे कम जो प्रभावशील तरीका इन चारों में से है वो कौन सा है मेरे मित्रों। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए खेल विधि, ऑप्शन बी चर्चा विधि, ऑप्शन सी व्याख्यान विधि, या ऑप्शन डी भूमिका निर्वहन विधि। इन चारों में से कौन सा सबसे कम प्रभावी तरीका है जिसके अंतर्गत बालकों की रुचि और ध्यान आकर्षित होते हैं मेरे मित्रों, जल्दी से सोचिए। प्रश्न संख्या 6 का आंसर। तो मेरे मित्रों, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि प्रश्न संख्या 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि के अंतर बालकों की रुचि और ध्यान कम आकर्षित होता है, क्योंकि इसमें शिक्षक ही व्याख्या करता है, व्याख्यान द्वारा पढ़ाता है। बाकी के अंतर्गत अगर हम देखें मित्रों, तो खेल विधि में बालक सक्रिय होंगे, चर्चा में भी बालकों को शामिल किया जाएगा, भूमिका उनको खुद को दी जाएगी, तो बाकी तीनों में उसका ध्यान और रुचि आकर्षित होगी, जबकि ऑप्शन सी व्याख्यान विधि में रुचि आकर्षित नहीं होगी। इसका ध्यान रखिएगा। चलिए मित्रों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है, किसके अंतर्गत सही बात बताई गई है मेरे मित्रों, देखिएगा क्या है। ऑप्शन ए अंतर्मुखी, क्या है, स्वयं अपने में रहना, अंतर्मुखी। ऑप्शन बी प्रक्षेपण, अपनी गलती दूसरों पर डालना। ऑप्शन सी युक्तिकरण, अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना, या ऑप्शन डी प्रतिगमन, पुरानी आदतों में लौटना। इन चारों में से कौन सा जो कथन है या कौन सी जो बात है उसके मेल नहीं खा रही है, वो गलत है। जल्दी से सोचिए मेरे मित्रों, इस प्रकार के मिलान वाले प्रश्न भी आ सकते हैं। तो देखिएगा इसमें मित्रों कि अंतर्मुखी व्यक्ति कौन होता है, जो स्वयं में रहता है, तो ये बात तो एकदम सही है। दूसरा प्रक्षेपण, अपनी गलती दूसरों पर डालना, प्रक्षेपण कहलाता है, ये भी बात सही है मेरे मित्रों। और प्रतिगमन यानी पुरानी आदतों में लौटना, ये भी बात सही है। तो बाकी बचा कौन, ऑप्शन सी युक्तिकरण, अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना, यह कथन सही नहीं है मेरे मित्रों। ध्यान दीजिएगा, युक्तिकरण में क्या होता है मेरे मित्रों, युक्तिकरण में होता है कि जब काफ़ी प्रयास करने के बाद कोई वस्तु या पद प्राप्त नहीं होता है, तो उस वस्तु या पद में ही दोष निकाला करते हैं, उसमें औचित्य स्थापना की जाती है मेरे मित्रों। जो गुस्सा दूसरों पर उतारा नहीं जाता, ये गलत है। तो इसलिए प्रश्न संख्या 7 का आंसर होगा ऑप्शन सी, ये ध्यान रखिएगा। चलिए मित्रों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 क्या रहता है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत की श्रेणी में नहीं आता है। प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत की श्रेणी में नहीं आता है, कौन है मेरे मित्रों, आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए स्पीयरमैन का सिद्धांत, ऑप्शन बी केटल और हॉर्न का सिद्धांत, ऑप्शन सी स्टर्नबर्ग का सिद्धांत, या ऑप्शन डी जेनसन का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है जो प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत की श्रेणी में नहीं आता है। तो देखिएगा मित्रों, प्रश्न संख्या 8 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्पीयरमैन का जो सिद्धांत है वो प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए मित्रों, आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है कि किसी बालक की वास्तविक आयु 8 वर्ष है और मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। मित्रों, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, आइए ऑप्शन देख लेते। ऑप्शन ए 135 होगी, ऑप्शन बी 140 होगी, ऑप्शन सी 145 होगी, या ऑप्शन डी 150 होगी। कितनी होगी, तो देखिएगा मित्रों, हमने बुद्धि लब्धि का जो सूत्र ज्ञात किया था, IQ वाला सूत्र हमें पता है। उस IQ के सूत्र से अगर हम इसको हल करते हैं तो उसकी मानसिक आयु मेंटल एज कितनी है, 12 है, वास्तविक आयु कितनी है, 8 है, और इंटू कितना हो जाएगा मेरे मित्रों, 100 हो जाएगा। और जब हम इसको हल करेंगे मित्रों तो देखिएगा 4 दूनी 8, 4 तारी 12, और 3 से 100 को काटेंगे, 50 बार कटेगा, और 50 को 3 से गुणा कराएंगे, 150 आएंगे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 150 उसकी बुद्धि लब्धि होगी। यानी
इंटेलिजेंट हो गया ना मेरे मित्रों, ये ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से बालकों की बुद्धि लब्धि को ज्ञात किया जाता है। आईक्यू का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। मित्रों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है? स्वयं और दूसरों की अनुभूतियों एवं भावों को देखने, समझने और उनमें विभेदन करने की योग्यता को कहते हैं। क्या कहते हैं? एक तो स्वयं की और दूसरों की जो अनुभूतियाँ और भाव होते हैं उनको समझना और उनमें विभेदन करने की योग्यता क्या कहलाती है? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए व्यवहारिक बुद्धि कहलाती है, ऑप्शन बी सांवेगिक बुद्धि कहलाती है, ऑप्शन सी आध्यात्मिक बुद्धि कहलाती है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही आंसर होगा मेरे भाइयों? कौन सा होगा इसका? तो देखिएगा प्रश्न संख्या 10 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी सांवेगिक बुद्धि जो है इस योग्यता को कहेंगे। किसको? जो स्वयं और दूसरों की अनुभूतियों और भावों को देखने, समझने और उनमें विभेदन करने की योग्यता कहलाती है। अच्छा प्रश्न है मेरे मित्रों, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है कि अध्यापक परियोजना कार्य करने वाले छात्रों को पुरस्कार देने की घोषणा करने पर सभी छात्र परियोजना कार्य करके लाए। यानी एक अध्यापक है, उसने कहा कि ये जो प्रोजेक्ट कार्य है जो भी छात्र करके लाएंगे मैं उनको पुरस्कार दूंगा, पुरस्कार की घोषणा कर देते हैं। ऐसा करते ही सभी छात्र क्या करते हैं? वो प्रोजेक्ट कार्य करके लाते हैं। तो यहाँ पर किस प्रकार की प्रेरणा दी गई है? यहाँ पर किस प्रकार की प्रेरणा मित्रों? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए उपलब्धि प्रेरणा है, ऑप्शन बी बाह्य प्रेरणा है, ऑप्शन बी सी अंतः प्रेरणा है, या ऑप्शन डी व्यक्ति प्रेरणा है यानी व्यक्तिगत प्रेरणा है। मेरे मित्रों कौन सी प्रेरणा इसके अंतर्गत आएगी? तो देखिएगा जब हम जो अध्यापक है परियोजना कार्य करने के लिए छात्रों को पुरस्कार की घोषणा कर रहा है तो इस प्रकार की जो प्रेरणा होगी मेरे मित्रों वो होगी ऑप्शन बी बाह्य प्रेरणा। यानी उनको पुरस्कार दे रहा है, बाह्य प्रेरणा दे रहा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बाह्य प्रेरणा। अच्छा प्रश्न है साथियों, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है कि अधिगम का पठार है। अधिगम का पठार क्या है मेरे मित्रों? देखिएगा ऑप्शन ए अधिगम में अवरुद्ध वर्धन है, ऑप्शन बी अधिगम में दोष है, ऑप्शन सी अधिगम की समाप्ति है, या ऑप्शन डी अधिगम में अवरोध है। अधिगम का पठार क्या होता है मेरे मित्रों? जल्दी से सोचिए इस प्रश्न का आंसर। तो देखिएगा मेरे मित्रों अधिगम का जो पठार होता है उसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन ए अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, यानी ये अवरुद्धता का कार्य करता है। तो इस प्रश्न 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ध्यान रखिएगा मेरे मित्रों। प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं मेरे साथियों। प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है कि अभिक्रमित अधिगम जहाँ प्रत्येक अधिगमकर्ता एक समान रास्ते का अनुसरण करता है उसे कहा जाता है। यानी अभिक्रमित अधिगम जहाँ पर होता है वहाँ पर जो प्रत्येक अधिगम करता है एक समान रास्ते का अनुसरण करता है तो उसे क्या कहा जाएगा मेरे मित्रों? यह पूछा गया है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए अवरोह अभिक्रम कहा जाएगा, ऑप्शन बी रेखीय अभिक्रम कहा जाएगा, ऑप्शन सी शाखीय अभिक्रम कहा जाएगा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं होगा। मित्रों सोचिएगा जल्दी कि समान रास्ते का जो अनुसरण करते अधिगम करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए मेरे मित्रों प्रश्न के अनुसार यदि अधिगम करता एक समान रास्ते का अनुसरण करते हैं तो वह कहलाएगा ऑप्शन बी रेखीय अभिक्रम। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा मेरे मित्रों। अधिगम करता यदि समान रास्ते का अनुसरण करते हैं। चलिए मित्रों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 हमारा क्या कह रहा है कि प्रश्न संख्या 14 कह रहा है मेरे मित्रों, क्या कह रहा है आइए समझते हैं। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि अधिगम का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, अधिगम का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? मित्रों जो सिद्धांत है उनके प्रतिपादकों के बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है और जो सिद्धांत उनके अलग अलग नामों से प्रश्न पूछा जाता है तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। तो हमारे यहाँ जो पूछा गया है एक बार और ध्यान दीजिएगा, अधिगम का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादक किसे बताया गया है? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए B.F. स्किनर, ऑप्शन बी C.S. हल, ऑप्शन सी E.L. थॉर्नडाइक, या ऑप्शन डी I.P. पाउलो।
कौन होगा मित्रों संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादक? तो देखिएगा मित्रों, प्रश्न संख्या 14 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, I.P. पाउलो संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादक होगा। मित्रों मुझे कमेंट करके बताएगा कि संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत को और किन किन नामों से जाना जा सकता है, अगर आपको ध्यान हो तो। चलिए मित्रों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है कि किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन देने वाले हैं। यानी ये बात या यह परिभाषा किसने दी थी मेरे मित्रों? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए जॉन एंड सिम्पसन ने, ऑप्शन बी गैसल ने, ऑप्शन सी स्टैनले हॉल ने, या ऑप्शन डी I.P. पाउलो ने। देखिए मित्रों, सबसे पहले बात, परिभाषा से संबंधित प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण 100% आने वाला जैसा प्रश्न है मेरे मित्रों। और इस प्रश्न का यानी प्रश्न संख्या 15 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल ने कहा था कि किशोरावस्था एक नया जन्म है जिसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है मेरे मित्रों। तो प्रश्न संख्या 15 का आंसर ऑप्शन सी होगा। मित्रों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। मित्रों अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।